हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग 4 को शुरू करेंगे। भाग 4, भाग 1, 2, 3 तक अपन ने कंप्लीट कर रखा है। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। भाग 1 से अपन ने अध्याय 1 की कहानी शुरू करी थी, बात करी थी रसायन विज्ञान के महत्व की भारत के संदर्भ में भाग 1 में। भाग 2 में बात करी थी रसायन विज्ञान का महत्व व्यवहारिक जीवन में। भाग 3 में बात करी थी द्रव्य की प्रकृति के विषय में कि द्रव्य की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। बात करेंगे भाग 3 में द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के विषय में बात करी थी। आज जो टॉपिक रहेगा चर्चा में वो रहेगा मापन में अनिश्चितता, है ना। मापन में अनिश्चितता, मापन में अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? कभी कभी इनडेफिनेट मेजरमेंट हमारे सामने परिकलित होकर आते हैं, यानी हमारे को मिलते हैं। हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती कभी कभार कि हम चाहकर भी किसी चीज को सरल नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे गणित की इतनी बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं जिनमें हम डेफिनेटली 100% गलती होने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे अभी अपन आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 1.4 जो टॉपिक है मापन में अनिश्चितता, इसको भाग 4 में आज चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट आवश्यक रूप से करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक कमेंट जरूर करके जाएं। कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें आपको करके जानी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे मापन में अनिश्चितता। देखिए भैया, मापन में अनिश्चितता, ठीक है। अब मापन में अनिश्चितता में अपन को 3 बिंदु पढ़ने हैं। पहला बिंदु है वैज्ञानिक संकेतन, दूसरा है सार्थक अंक, तीसरा है विमीय विश्लेषण। तो एक वीडियो में तो ये मैं तीनों करवाने नहीं वाला, ठीक है। और एक वीडियो में अगर तीनों करवा दिए जाएंगे तो आपके लिए भी थोड़ा समझना क्या हो जाएगा। बातें तीनों ही सरल हैं लेकिन थोड़े समझने लायक है। अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए इसको अलग अलग सेपरेटली अपन अलग अलग वीडियो में समझेंगे। वैज्ञानिक संकेतन को आज की वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे, दूसरी वाली वीडियो में सार्थक अंकों को लेंगे और तीसरी वाली वीडियो में विमीय विश्लेषण लेंगे। क्या बात क्लियर? चलिए 1.4.1 वैज्ञानिक संकेतन को स्टार्ट करेंगे। अपना स्टाइल क्या है पढ़ने का? सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट, सेकंड नोट्स, फिर उसके बाद अपन टॉपिक को समझने के लिए अपना तैयार हो जाता है। ठीक है, पहला आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास उसको निकाल लीजिए, पाठ्य पुस्तक को। उसमें मापन में अनिश्चितता टॉपिक निकालिए, वो पेज नंबर खोलिए जहां पर वैज्ञानिक संकेतन है। ठीक है, खोल लिया। अगर नहीं खोला है तो बस आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, अगर बुक नहीं है तो आपके पास। और जैसे जैसे मैं रीड करता जाता हूं वैसे वैसे आपको भी रीड करना है। चलिए, और नोट्स की टेंशन ना लेनी है, लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डबल बार अपन एक टॉपिक को 2 बार समझेंगे। ठीक है, चलिए मापन में अनिश्चितता जो समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए, रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है। क्या बताया जा रहा है? बोला जा रहा है रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना पड़ता है। रसायन विज्ञान कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसको सिर्फ अपन लिख के करते हैं। हमारे को इसमें प्रायोगिक आंकड़ों की भी आवश्यकता होती है, प्रयोग करते हैं, हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनको अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है सैद्धांतिक गणनाओं। सैद्धांतिक मतलब क्या होता है? प्रायोगिक मतलब तो अपन प्रयोग द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो, और सैद्धांतिक गणनाएं क्या होती हैं? जिनको अपन करते हैं। जैसे अपन गणित की गणनाएं नहीं करते, लिखते हैं, है ना, सवाल होते हैं उनकी गणनाएं करते हैं। इसी प्रकार से सैद्धांतिक गणनाएं भी होती हैं, तो उन पर विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों का यथासंभव, आंकड़ों मतलब क्या होता है? डेटा। डेटा यानी 1, 2, 3, 4 ये सारे जितने भी आंकड़े होते हैं, ये संभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। अर्थपूर्ण
तरीके भी हैं, यानी प्रयोग में अपन ने जो आंकड़े तैयार करे उनकी अपन को गणना करनी है, उनको प्लस करना है, उनको माइनस करना है। केमिस्ट्री में इसको अपन क्या कहते हैं, सैद्धांतिक गणना, ये करनी है। तो इसके कुछ यथा लिख रखा है, आंकड़ों को यथासंभव यानी जैसा हो सके वैसा लिखना है। निश्चितता यानी डेफिनेट, जैसे अपन ने प्रयोग में आंकड़े निकाले, अपन ने एक प्रयोग करा, उसमें जो अपन को आंकड़े डेटा प्राप्त हुआ उसको जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही लिखना है। के साथ यथार्थ प्रस्तुति, यथार्थ प्रस्तुति मतलब होता है, यथार्थ मतलब होता है एज इट इज, प्रस्तुति यानी प्रेजेंट करना है। करने के लिए अर्थपूर्ण तरीके भी हैं, यानी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे अपन इस बात को गणना कर सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं। इन्हीं मतों पर नीचे विस्तार से विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो जो तरीका है मापन में अनिश्चितता यानी जो अर्थपूर्ण तरीका है ना, आंकड़ों को हमने प्रयोग करा, प्रयोग से हमारे को आंकड़े प्राप्त हुए, और वो जो आंकड़े थे बहुत जटिल थे, जटिल से मतलब है बहुत बड़े बड़े आंकड़े थे, उनकी गणना करनी है, तो उनके लिए कुछ तरीके दे रखे हैं हमारे को, तो उन पर चर्चा करनी है। तो पहला तरीका है भैया वैज्ञानिक संकेतन। तो इसके विषय में लिख रखा है, रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रसायन विज्ञान जो है वो परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित करता है, जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं। हम जानते हैं परमाणु खुद कितनी छोटी इकाई है। आप जब एक सेब लेते हैं, एक सेब किससे बनता है, छोटे छोटे कणों से, और कण किससे बनते हैं, छोटे छोटे अणुओं से, और अणु किससे बनते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी चीज है परमाणु और अणु। तो इनका जो अध्ययन होता है वो रसायन विज्ञान कहलाता है ना। अगर मुझे किसी एक परमाणु का क्या निकालना हो, द्रव्यमान निकालना, तो उसकी जो संख्या होगी वो कैसी होगी, अत्यधिक होती है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी होगी उसकी यदि द्रव्यमान निकालें। जैसे किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए 662 इतनी बड़ी जो संख्या है, जैसी कि बड़ी संख्या, या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए इतनी बड़ी जैसी छोटी संख्या के साथ काम करना पड़ सकता है। यानी क्या बोला, एक बार वापस से समझ लीजिए। लिख रखा है, रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन से संबंधित है, जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं, जिनके बहुत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। द्रव्यमान तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो संख्याएं होती है वो बहुत ज्यादा होती है। संख्याएं यानी 6, 62, 200, ये इस प्रकार से। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं को लिखना है, तो वो इतनी बड़ी संख्या को देखना पड़ेगा उसको। ये बहुत बड़ी संख्या है ना, देखिए बहुत बड़ी संख्या। अगर अपन इसको मापना चाहें, गिनना चाहें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। बस अपन यहाँ जाके करोड़ तक ही रुक जाते हैं, यहाँ तक अपनी गणित है। लेकिन इसके बाद देखिए कितनी सारी संख्या है। तो ये चीज बताई जा रही है, जैसी बड़ी संख्या, या फिर हाइड्रोजन परमाणु, ये तो अणु था, सिर्फ अणु का जो था, अणु वो इतना था, लेकिन जो परमाणु होता है उससे भी छोटा होता है कि द्रव्यमान की। यदि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान देखें तो वो इतना होता है, जो एज इट इज होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो ये एज इट इज है, यानी ये का यही द्रव्यमान होता है। जैसे छोटी संख्या के साथ काम करना पड़ सकता है, रसायनज्ञों को इतनी छोटी छोटी संख्याओं के साथ काम करना होता है। मतलब इस संख्या को यदि इससे जोड़ा जाए तो, है ना, लिख रखा है जैसी छोटी संख्याओं के साथ काम करना पड़ता है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी ऊपर दिए गए परिमाण जैसे परिमाणों वाली संख्याएं होती है। ये क्या है, ऊपर जो परिणाम दे रखे हैं ये नियतांक होते हैं। प्लांक नियतांक होता है, प्रकाश का वेग होता है ना, ये सारे के सारे मान होते हैं। गणित में, फिजिक्स में, भौतिकी में मान होते हैं। तो इनके भी जो परिमाण होता है, इनका भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी कितना होता है, इतना ही बड़ी बड़ी संख्याएं होती है। तो लिख रखा है एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्यों वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मजेदार लग सकता है। एक बार के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं आपको लिखने और बोलने में मजेदार लग सकती हैं, क्या आप इनको लिख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। परंतु इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचालन मतलब क्या होता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना,
या भाग देना सचमुच एक चुनौती है। मान लीजिए आपको कहा जाए ये वाली एक संख्या दे दी जाए, ये संख्या दे दी जाए आपको, और एक ये संख्या दे दी जाए, और आपको बोला जाए इन दोनों को क्या करो, गुणा करो, इन दोनों को भाग करो, या कुछ भी करो, तो आप क्या करेंगे? आगे लिख रखा है, आगे लिख रखा है ऊपर दी गई किन्हीं दो प्रकार की संख्या को आप लिखिए। आप अपनी कॉपी में इन दोनों संख्याओं को लिखिए और उन पर कोई भी गणितीय प्रचालन कीजिए जिसे आप चुनौती के रूप में लेना चाहते हो, जिससे आप सही प्रकार से यह समझ सकें कि संख्याओं के साथ कार्य करना वस्तुतः कितना कठिन है। मतलब ऐसी संख्याएं मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है ये, ऐसी संख्याओं को के साथ काम करना कितना कठिन हो सकता है। अगर इसका अनुभव आपको करना है तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे और कॉपी में ये दोनों शब्द लिखेंगे, मतलब ये दोनों संख्याएं लिखेंगे। पहली संख्या आप ये लिखेंगे कॉपी में, साफ सुथरी कॉपी में, फिर ये वाली संख्या लिखेंगे, और इन दोनों में आपकी जो मर्जी हो, गणितीय प्रचालन है, गणितीय प्रचालन में ये जो गणितीय प्रचालन है इसमें से आप कोई सी भी संक्रिया ले लो, प्रचालन ले लो, जोड़ना ले लो, घटाना ले लो, गुणा करना ले लो, भाग करना ले लो, कोई सा भी ले लो मेथड, और उसको सॉल्व करके देखो, फिर आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि कितना कठिन होता है। ठीक है, चलिए अब कठिन होता है, मान लीजिए आपने ऐसा सॉल्व करके देखा और 100% मैं कह सकता हूं आपसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी संख्या है जिनको प्लस करना, गुणा करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए विधि होती है, इसके लिए एक मेथड होता है जिसको सीखेंगे अपन और उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सरल तरीके से आप इन संख्याओं को गुणा भी कर पाएंगे, जोड़ भी सकेंगे, भाग भी कर पाएंगे और घटा भी सकेंगे। तो क्या मेथड है? वो यही मेथड है वैज्ञानिक संकेतन, जिसे अपन चरघातांकी संकेतन भी कहते हैं। आगे लिख रखा है इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? वैज्ञानिक संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। मतलब एक विधि है, पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में एक विधि एग्जिस्ट करती है जिसके माध्यम से, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकता हूं। इनको क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। चलिए, अगर मैं सॉल्व कर सकता हूं तो सर, अब आप पूछेंगे सर मुझे विधि बता दीजिए आप फटाफट से। अगर मुझे ये विधि आ गई तो मैं अपने दोस्तों को इंप्रेस कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को इंप्रेस कर पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे को एक संख्या देता हूं और ये संख्या आप जोड़ के बताओ, अगर जोड़ गए तो मैं आपसे बैट लगाता हूं कि मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं। इस प्रकार से आप उनके साथ खेल सकते हैं गणित के मामले में, है ना? तो बताओ, इस संकेतन में, अब ये जो विधि है, ये जो संकेतन है, संकेतन मतलब होता है नोटेशन, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, बात करेंगे, इसको समझेंगे इस विधि में होता क्या है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है। मतलब किसी भी संख्या से तात्पर्य क्या है? जैसे ये संख्या थी, ये वाली जो संख्या थी, ये वाली, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको किसके रूप में लिखा जाता है? n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। जहां पर जो ये स्मॉल n होता है वो चर घातांक कहलाता है। अब यहाँ पर चर घातांक जो है, इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा तो आप समझेंगे। शब्द को तोड़िए, चर घातांक, चर अलग कर लीजिए, घातांक, घातांक में से घात को अलग कर लीजिए और शेष बचेगा अंक। तो तीन शब्द आ रहे हैं, चर प्लस घात प्लस अंक, यानी ऐसा अंक जो घात में लगा हुआ है और जो चर के रूप में है। ये चर के रूप में ही तो है। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल, जिसमें कोई भी अचर पद ना हो। अचर मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, यानी एग्जैक्ट परिमाण, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। लेकिन जब अपन चर की बात करते हैं, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे x y z a b c d e f g, ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो घात के स्थान पर जुड़ा हुआ है और उस घात का जो मान है, उस चर का जो मान है वो 1 2 3 4 ऐसे अंकों में हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? चर घातांक। ठीक है, वो क्या कहलाता है? चर घातांक कहलाता है। इसका मान, यानी ये जो स्मॉल n है, चर घातांक का जो मान होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
ये बात तो समझिए अपने एन की। अब बात समझते हैं कैपिटल एन को क्या कहते हैं। देखिए कैपिटल एन को डिजिट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिजिट टर्म कहते हैं। कैपिटल एन को क्या कहते हैं भाई? डिजिट टर्म कहते हैं। ठीक है। और इसका जो मान होता है, एन का जो मान होता है वो 1.000 और 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। अभी थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको अच्छी तरीके से आपको कॉपी में समझाऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा। पहले आप इतना जो एनसीईआरटी का कंटेंट है उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन अपने कंटेंट पे चलेंगे। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे लिखिए। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को 2.32508 गुणा 10 की घात 2 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि मेरे पास एक संख्या थी, एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी बोलती है मेरे पास ये एग्जाम्पल था 232.508। ये मेरे पास एक संख्या थी। अब इस संख्या को मेरे को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। किस में लिखना है भाई? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? n गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में लिखूंगा। तो n की जगह तो मेरे पास क्या आ गया? 2.32508 और गुणा 10 की घात 2, n की जगह स्मॉल n की जगह क्या आ गया? 2। यानी चर घातांक का जो मान हो गया वो तो 2 हो गया। और डिजिट टर्म का मान कितना हो गया? ये हो गया। डिजिट टर्म कितनी हो गई? ये वाली हो गई। ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में वह 2 10 का चर घातांक है। 10 का 2 क्या है? चर घातांक है। ये अपन ने अपने मोटे मोटे तौर पर समझा। आगे लिख रखा है, ये बात अपन अच्छे तरीके से और समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी इसी वाली वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार 0.0016 को 1.6 गुणा 10 की घात -4 की तरह लिखा जा सकता है वैज्ञानिक संकेतन में। यहाँ ऐसा करते समय दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया है। ये जो दशमलव है, ये वाला जो दशमलव था, दाईं ओर 4 स्थान तक लेके जा रखा है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्थान तक ले जाया चुका है। और संकेतन में -4 चर घातांक है। संकेतन में, वैज्ञानिक इस संकेतन में जो स्मॉल n का जो मान है, यानी चर घातांक का जो मान है, वो कितना है? -4 है। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं पर गणितीय प्रचालन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 2 बातें हैं, पहला गुणा और भाग करना और योग करना और घटाना, ये 2 बातें हैं। अभी अपन ने मुख्य तौर पर क्या समझा? ऐसी बहुत सी जटिल जो संख्याएं होती हैं जिसको अपन ने अभी देखा। देखिए ये बहुत बड़ी जटिल संख्या थी, ये वाली जो संख्या थी बहुत जटिल थी, बहुत बड़ी थी। तो ऐसी संख्याओं को हमने अभी सिर्फ थ्योरेटिकल रूप में वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से छोटे रूप में लिखना समझा। अब मान लीजिए आपने ये सीख लिया और अब आप क्या कर रहे हैं? अब वो जो मूल संख्या आपको प्राप्त हुई, छोटी संख्या प्राप्त हुई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो संख्या थी, इस संख्या को और इस संख्या को अपन को प्लस करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करा? इस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से इस रूप में परिवर्तित किया और इसको इस रूप में परिवर्तित करा। अब आपको क्या करना है? ये वाली जो संख्या है वो और ये वाली जो संख्या है ये, इसको क्या करना है? प्लस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, घटाना है। तो कैसे करोगे आप? अब ये सीखना है अपन को। तो ये सीखने के लिए आपको मैं अपनी कॉपी पर लेके जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसके नोट्स उतार लीजिए। ये देखिए नोट्स। वैज्ञानिक संकेतन की जो विधि है बस वो यही है। क्या है मुख्य तौर पर? सबसे पहले आपको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? दी गई संख्या को इस रूप में लिखते हैं। जो भी संख्या दे रखी है, कैसे भी जटिल संख्या दे रखी है, जो कि दशमलव में है या फिर कैसे भी जो बहुत बड़ी जटिलता में दिख रही है, बहुत बड़ी है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सिंपल से इस रूप में परिवर्तित करना है आपको। और इस रूप में परिवर्तित करके आप करेंगे तो यहाँ पर आपको n का मतलब मालूम होना चाहिए। n किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? n को डिजिटल टर्म कहते हैं और स्मॉल n को क्या कहते हैं? n को चर घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चर घातांक कहते हैं। अब जो n का जो मान है ना भाई, वो इसी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 00 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1.00 से 9.99 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, इससे ना तो ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो आपको इसी रूप में उसको लाना है। और वो कैसे लाते हैं अभी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, पहली बात क्लियर।
और इसमें आपको देखना है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इस n का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये n का जो मान है इसमें तो आपने बताया नहीं कि ये ऋणात्मक हो सकता है धनात्मक हो सकता है, तो इसमें हम क्या समझे? तो आप इस बात को समझिए कि जो आपको संख्या दे रखी है ना, ये जो है वो मूल तौर पर किसको डिनोट करता है? डिजिट टर्म को डिनोट करता है। यानी जो संख्या आपको दे रखी है, तो यदि जो संख्या आपको प्लस में दे रखी है तो वो प्लस में आएगी, और अगर माइनस में दे रखी तो माइनस में आएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अपन इसको इस कंसेप्ट को कॉपी पे समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से, ताकि वैज्ञानिक संकेतन की जो पूरी कंसेप्ट है, पूरा जो अवधारणा है, संकल्पना है, वो आपकी क्लियर हो जाए। चलिए तो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर लिख रहा होगा वैज्ञानिक संकेतन। क्या दिख रहा है भैया? वैज्ञानिक संकेतन। तो अब अपन वैज्ञानिक संकेतन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अभी अपन ने समझा कि जो वैज्ञानिक संकेतन है, वैज्ञानिक संकेतन जो है वो एक क्या है? विधि है। वो क्या है? एक विधि है। विधि है ऐसी जटिल संख्याओं को सॉल्व करने की जो कि आपको कठिन लगती है। जैसे कि अपन ने बहुत सी कठिन संख्याएं अभी हाल ही में अभी देखी थी, जब अपन कार्य में पढ़ रहे थे बुक में, तो उसमें एक संख्या थी बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो वो संख्या मैं लिखना चाहूँगा। पहली वो संख्या थी जो अपन ने देखी थी, वो थे 662 200 000 000 000 000 और 000। कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना? ये 6 पेयर, मतलब देखो कितनी बड़ी संख्या है। और एक संख्या थी मेरे पास, एक और इसी प्रकार की संख्या थी, वो थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जीरो थे और 166 ये संख्या थी। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं को मुझे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो ऐसी संख्याओं को गुणा भाग करना थोड़ा जटिल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जटिल है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें गलतियां होती ही होती है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक संकेतन नामक एक विधि का निर्माण किया। वैज्ञानिक संकेतक नामक विधि है, उसका निर्माण करा। उसमें क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन विधि में क्या होता है, ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं ना जो जटिल हैं, जिनको सॉल्व नहीं किया जाता, उनको एक रूप में लिख लिया जाता है। उनको एक रूप में लिख लिया जाता है, और वो रूप होता है n, कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n। इस रूप में सिंपल सा लिख लिया जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, जहाँ पर n जो है उसको अपन डिजिट टर्म कहते हैं, और यहाँ पर जो ये स्मॉल n है उसको चर घातांक कहते हैं। ठीक है, अब n का जो मान है ना, n को हमेशा अपन इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, n को किस रूप में लिखेंगे? 1.000 से 9.999 इस प्रकार के इसके मध्य की संख्या लिखेंगे। यानी 1 से लेकर 9 तक के बीच में जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे किस में भी हो, बस इसी के बीच में लिखनी है। अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो अपन क्या करेंगे, उसको इसी में लाकर इसी में ही लाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाली संख्या है, पहले वाले नंबर की जो संख्या है, इस संख्या को अपन को किस में चेंज करना है? इस रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस रूप में 1.00, ये दशमलव के रूप में, इस रूप में मतलब, ठीक है, इस रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? ये वाली संख्या, अभी इसमें देखिए मैं इस संख्या में कहाँ दशमलव लगाऊं, मैं इस संख्या में कहाँ दशमलव लगाऊं कि ये इनके मध्य में हो जाए। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ध्यान से देखना, 6.6 यहाँ लगाता हूँ तो 6 जो है वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में आता है, तो ये संख्या बन जाएगी। यानी मैं जो दशमलव अंक है उसको यहाँ से स्थिर करता हुआ लेके चलूँगा, यहाँ से गिनेंगे नहीं, यहाँ से तो उल्टा हो जाएगा काम, है ना। यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं जो दशमलव वाली संख्या है उसको लेके चलूँगा। तो मुझे कितने जीरों को हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं बिंदु को यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो शून्य है। 18 19 20 21 22 23 23 के बाद जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तब ये जाकर कैसे बनेगा, देखिए पहले वाले को लिख रहे हैं तो 6.622 इस प्रकार से। और ये जो थे, ये जो शून्य थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर है तो 18 तो शून्य हो गया। 18 19 20 19 20 21 22 23, यानी 23 संख्याओं को छोड़कर मैंने क्या करा है, यहाँ पर 23 जो संख्याएं थी मेरे पास उनको छोड़कर मैंने यहाँ पर बिंदु लगाया है। क्या लगाया, बिंदु लगाया, यानी इसको अपन दशमलव बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो 23 संख्याओं को छोड़कर, तो यहाँ पर ये जो 23 आया है वो n का मान है, वो क्या है, n का मान है। और हमने n के मान में पढ़ा था ये जो संख्या है वो तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इसका निर्धारण कैसे हो कि n का जो मान है क्या वो प्लस में या माइनस में, इसका निर्धारण कैसे हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, जहाँ से अपन ने, जैसे अपन दशमलव संख्या को किस तरफ लेकर गए, बाईं तरफ लेके गए। जब भी अपन दशमलव बिंदु को बाईं तरफ लेके चलते हैं, किस तरफ, बाईं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो वहाँ पर जो चिन्ह आता है वो प्लस का आता है ना। जब भी दशमलव अंक को अपन बाईं तरफ लेके चलते हैं तो वो कितना आता है, दशमलव आता है, मतलब प्लस की संख्या आती है, n जो होता है वो प्लस होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की घात 23 प्लस में आएगा, ठीक है। ये तो हुआ पहली बात। ये देखिए अपन ने इसको इतने बड़े रूप में से, इतना बड़ा रूप था उसको इतने छोटे से रूप में चेंज कर लिया, समझ रहे हो बात को, कितने छोटे रूप में चेंज कर लिया। अब ये जो सेकंड वाला है टर्म, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो अब मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ बिंदु पहले से दे रखा है, लेकिन मेरे को इसको वैज्ञानिक संकेतन विधि द्वारा अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे को इसको इस रूप में चेंज करना पड़ेगा, n गुणा 10 की घात n रूप में। और ऐसे में चेंज कैसे करूँगा, n की जगह तो मैं क्या लिखूँगा, 1.0 से लेकर 9.9 के मध्य की कोई यदि संख्या है तो उसको लिखने वाला हूँ मैं। तो देखिए इसको मैं कैसे चेंज करूँ, ये वाली जो संख्या है, दूसरी वाली जो संख्या है ये वाली, इसको मैं इनके मध्य के में लाना है मेरे को। तो कौन सी संख्या से करूँ, अगर मैं बिंदु यहाँ लगा दूँ 1.66 तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं बिंदु यहाँ लगा दूंगा तो 16.6 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा का हो गया है ना। अपन को 9 तक ही तो लेना है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपन को बिंदु। तो यहाँ पर लगाने का बिंदु, पहले बिंदु तो यहाँ लगा हुआ है पहले से, अब इस बिंदु को यहाँ पर लाना है ना। अब यहाँ पर लाना है तो कितने जीरो को हटाना पड़ेगा, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने बिंदु है भाई, 23 बिंदु। तो 23 तो शून्य है और 1 तो ये 24, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। यानी 24 इस बिंदु को यहाँ तक लाने में 24 बार अपन को जंप करना पड़ा है, यानी 24 मतलब जो संख्या है उनको पार कर कर अपन को कहाँ जाना पड़ रहा है भैया, यहाँ पर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया दूसरी वाली में, ये दूसरा वाले के लिए, ये पहले वाले के लिए, तो ये 24 आ गया है ना। अब इस 24 का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना। अपन ने ये तो देखा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो बताओ प्लस और माइनस कैसे होगा। देखो जब अपन दशमलव बिंदु को बाईं तरफ लेके जा रहे थे तो अपन प्लस चिन्ह का उपयोग कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, जब इस दशमलव बिंदु को दाईं तरफ लेके जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो चिन्ह किसका प्रयोग होगा, माइनस का प्रयोग होगा। किसका, माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए माइनस का प्रयोग होगा तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा, इस दशमलव बिंदु को यहाँ विस्तारित कर दिया तो 1.66 तो ये यहाँ हो गया, गुणा 10 की घात क्या लगाएंगे अपन, 10 की घात इस 24 को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब ये दो संख्याएं मुझे वैज्ञानिक संकेतन विधि द्वारा प्राप्त हुई है। कौन कौन सी, 6.622 गुणा 10 की घात 23
1.66 गुणा 10 की घात -24। ये दो संख्या है मेरे पास, ये दो संख्या है मेरे पास, किसके लिए प्राप्त हुई है भैया? ये प्राप्त हुई है मेरे को वैज्ञानिक संकेतन से, और ये दोनों को निरूपण करती है। अब अपन सरलता से इनको प्लस भी कर सकते हैं, इनको माइनस भी कर सकते हैं, इनको गुणा भी कर सकते हैं, और इनको भाग भी कर सकते हैं। अब ऐसी संख्या जब मुझे मिल जाती हैं, ऐसी संख्याओं को गुणा भाग प्लस माइनस कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले सीखेंगे अपन इन दोनों को प्लस करना, या फिर सबसे पहले सीखते हैं गुणा करना, क्योंकि अपने टॉपिक में गुणा करना था ना। तो गुणा करना तथा भाग करना, ये टॉपिक था अपने पास। गुणा करना तथा भाग करना आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, ठीक है, ये था। अब अपन इन दोनों को गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? गुणा करते हैं। देखते हैं भाई गुणा कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक है आपका। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री में आपको जहाँ जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और फिजिक्स में तो पूरा का पूरा आपको इसी कंसेप्ट को यूज़ करके पूरी फिजिक्स सॉल्व होगी। इसलिए अभी अपन अगर इसको ढंग से समझ लेंगे तो आगे जाकर अपन को थोड़ी दिक्कत या पूरी ही दिक्कत नहीं होगी, पूरा सरल होगा अपने लिए। तो समझते हैं, 6.622 गुणा 10 की घात 23 है, ये मेरे पास अलग है, और सेपरेटली मेरे को लिखना है 1.66 गुणा 10 की घात -24। इन दोनों को मेरे को गुणा करना है। तो गुणा करना तो आपको आता होगा अच्छे तरीके से। अब गुणा में क्या होता है, देखिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1.1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, मैं बोलता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपको 2 4 3 2 1, इसका गुणा करो, तो आप क्या करेंगे, 4 दूनी 12, 4 तिया 4 3 12, 12 2 24, तो यहाँ पर 24 आ गया। इसका भी यही आ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4, इस प्रकार से करके करो, तो अभी आप बोलोगे सर इसका 24 ही आंसर होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई? मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो क्रमों का स्थान होता है, जो अंकों का स्थान होता है, वो मायने नहीं रखता। आप कहीं भी किसी को भी किसी के स्थान पर रखकर काम कर सकते हैं, आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। अब इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट को इधर लगाते हैं। जब इस कंसेप्ट को इधर लगाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो संख्या है उनको एक साथ लिख लेता हूँ, और ये वाली जो संख्या है उनको एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे 6.622 गुणा 1.66, ये सेपरेटली मैंने यहाँ रखा। फिर मैंने गुणा करा इसको 1023 गुणा 10 -24, इसकी घात, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको सॉल्व करूँगा। तो अगर अब मेरे को ये जो पॉइंट है इसका झंझट हटाना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है भाई? सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा मेरे को इसमें भागा दौड़ी नहीं करनी, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 6622 गुणा 166, इस रूप में चेंज कर लेता हूँ। तो इस वाली संख्या को इस रूप में चेंज करने के लिए मैं वही तकनीक अपनाऊंगा, कौन सी? वैज्ञानिक संकेतन विधि। उसमें क्या होता है, इस बिंदु को यदि मैं इसको लास्ट में ले जाऊँ, बिल्कुल हटा ही दूँ, तो हटा दूंगा तो मेरे को इस बिंदु को मेरे को यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस बिंदु को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तब ये हट जाएगा। तो 6622 है ना। तो मैंने कितनी संख्याओं को रिप्लेस करा, कितनी संख्याओं को मेरे को पीछे छोड़ना पड़ा इस बिंदु को यहाँ लाने के लिए? 3 संख्याओं को। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए मेरे को, अब यहाँ पर प्लस का भी हो सकता है 3, माइनस का भी हो सकता है। अब बताइए मैं कहाँ से बिंदु को मैंने कहाँ पर लेके गया, दाईं तरफ लेके गया ना, राइट हैंड साइड लेके गया। तो राइट हैंड साइड में r बराबर क्या होता है, माइनस। राइट हैंड साइड में माइनस लगता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगता है, प्लस लगता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। फिर गुणा, अब इसको भी चेंज करना है, तो इस बिंदु को इधर लेके चला जाओ लास्ट में। तो 166 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 अंकों को आपको पीछे छोड़ना पड़ा। और यहाँ पर भी आप बिंदु को दाईं तरफ लेके जा रहे हैं, है ना, राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा।
तो ये आपका सेपरेटली हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ रखा है जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार समान होते हैं, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाती हैं तो वो इस प्रकार से हो जाता है। अब आप इसको और सिंपल लिख लीजिए, 6622 गुणा 166, इसको सेपरेटली लिख लीजिए। 10 माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा, इसको सॉल्व करिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। कुछ नहीं करा, इसको सेपरेटली लिख लिया, इन दोनों को सेपरेटली लिख लिया यहाँ पर, इन दोनों को सेपरेटली लिख लिया यहाँ पर, और इसका यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि बड़ा है, इसको a मान लेते हैं। a इन दोनों को सॉल्व करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर a आएगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो आधार समान घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -3 -2 -5 -5 -1 10 की घात -6, तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, मतलब आपने कितनी आसानी से, है ना, कितनी आसानी से इन दोनों का गुणा कर लिया। मतलब इन दोनों जो संख्या, इतनी बड़ी एक संख्या थी और ये दूसरी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या का आपने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो अपन ने गुणा करना सीख लिया कि गुणा कैसे होता है। पहले क्या करना है, सबसे पहले इन जो बड़ी बड़ी संख्याएं उनको वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा इस रूप में परिवर्तित कर लेना है ना। और जहाँ पर n जो है उसका मान 1.00 से, मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए। और किस प्रकार से, 1.0 9.9, यानी ऐसे होना चाहिए, 9.9 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का जो कंसेप्ट है आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने सीखा सिर्फ गुणा करना। अब सीखते हैं अपन भाग करना, कि भाग कैसे करते हैं। तो भाग करना भी सरल है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेंगे तो देखेंगे अपन, जैसे कि 6.234, है ना। या फिर आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए, देखिए, जैसे आपको भाग करना है 2.7 गुणा 10 की घात -3 डिवाइडेड बाय 5.5 गुणा 10 की घात 4। तो यदि आपको ऐसा गुणा करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2.7 गुणा, अब ये जो 10 की घात 4 है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगी। अगर ये -4 होता तो ऊपर जाके +4 हो जाता, और यदि +4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा 5.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2.7 10 की घात बेस m पावर 8, तो 4 और 3 7 बटा 5.5। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया आपके लिए। ठीक है, अब इसकी सिंपल हो गया तो अब क्या करेंगे, अब आप और सिंपल कर सकते हैं, 27 गुणा 10 की घात -7 बटा 5 55। तो ये एक बिंदु यहाँ से हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और यहाँ से ये हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, तो 10 से 10 कट गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सॉल्व करके क्या आ सकता है आपके पास, 0.4909 आएगा गुणा 10 की घात -7। अब आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल लिखना चाहते हैं, यानी जो वैज्ञानिक संकेतों में जैसे लिखा होता है वैसा लिखना चाहते हैं अपने आंसर को। आंसर इनको गुणा करके क्या आया, ये आया। ठीक है, अब इसको आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल लिखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस दशमलव संख्या को आप कहाँ लिख देंगे, इस दशमलव को दाईं तरफ यदि यहाँ पर बढ़ा दें, यानी 4.909 इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, तो आपने बिंदु को कितनी संख्याओं को करके हटाया, कितनी संख्या को हटाकर आपने बिंदु को उस स्थान पर पहुँचाया जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते थे। तो आप जवाब देंगे एक स्थान, 4 को। तो 10 की घात -7 ऐसा का ऐसा, तो 1 को हटाया आपने। अब एक आपने बाईं तरफ, बिंदु को बाईं तरफ लेके गए या फिर दाईं तरफ लेके गए, तो आप किस तरफ लेके गए, राइट हैंड साइड, तो आप माइनस लगाएंगे। तो 4.909 गुणा 10 की घात बेस m पावर 8 -8। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने भाग करना सीखा। अब सीख लेते हैं, गुणा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, अब योग और घटाना सीख लेते हैं। देखिए, योग करना यदि आपने सीख लिया तो घटाना आप अपने आप सीख जाएंगे। क्या कह रहा हूँ, योग करना आपने सीख लिया तो आप घटाना अपने आप सीख जाएंगे। किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, योग समझ रहे हैं अपन, है ना।
योग कैसे करते हैं यदि आपको ऐसी संख्या दे रखी है। जैसे आपको दे रखा है 6.65 गुणा 10 की घात 4 और दे रखा है आपको 8.95 गुणा 10 की घात 3। इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे? प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो 10 की घातों को, 10 की घात जो यहाँ पर 4 है, 10 की घात यहाँ पर 3 है, इन दोनों को समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखिए ध्यान से, दिखानी होगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 10 की घात 4 और 10 की घात 3, यानी 10 की घातें जो आपको दे रखी सवाल में, उनको समान करना पड़ता है यदि आपको प्लस करना है। जैसे 6.65 गुणा 10 की घात 4 प्लस 8.95 गुणा 10 की घात 3, ये आपको दे रखा है। इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करते हैं? इनकी घात जो होती हैं, 10 की घात जो है इनको समान करते हैं। अब आप पूछेंगे सर 10 की घात 4 मतलब 10 की घातों को समान कैसे करें? जैसे यहाँ पर 10 की घात 4 है और यदि मैं यहाँ पर भी 10 की घात 4 करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेस सेम पावर 8 का लगाऊँगा, फॉर्मूला बेस सेम पावर 8 का लगाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा मेरे साथ क्या हो जाएगा, कठिन सा हो जाएगा। क्या कठिन हो जाएगा? देखना, कठिन तो नहीं है, बहुत सरल ही है। देखना 6.65 गुणा 10 की घात 4, या तो मैं 4 को 3 में कन्वर्ट कर लूँ, है ना, या फिर 3 को 4 में कन्वर्ट कर लूँ। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये डिसाइड आपको आसानी पर करना पड़ेगा कि दोनों में से आसान किसको है चेंज करना। 4 को 3 में चेंज करना आसान है या फिर 3 को 4 में चेंज करना आसान है, ये आपको समझना है। तो देखिए पहले अपन समझते हैं 10 की घात 4 को 3 में कैसे परिवर्तित करते हैं, है ना। अगर ये अपन को देखना है तो देखिए 6.65 है गुणा 10 की घात 4 है। अगर मैं 4 में से 1 घटा दूँ, अगर मैं 4 में से 1 घटा दूँ तो 3 आ जाएगा। और 1 कब घटेगा? 1 कब घटेगा? जब 10 की घात -1 इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब समझिए 6.65 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात -1, इस प्रकार का कोई फॉर्मेट होता तो मैं इसको सॉल्व कैसे करता? 6.65 गुणा बेस सेम पावर 8 तो 10 की घात 3, इस प्रकार से मैं इसको चेंज कर सकता था, है ना। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ यही फॉर्मेट है, अभी मेरे पास सिर्फ यही फॉर्मेट है। इसमें मेरे को 10 की घात -1 लाना है। तो कैसे लाऊंगा? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने पिछले तरीके में समझा कि वैज्ञानिक संकेतन जो विधि है, अगर मैं उसका प्रयोग करके इस बिंदु को मैं राइट हैंड साइड में 1 बढ़ा दूँ तो 10 की घात -1 आ जाएगा। मतलब 666.5 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात -1 लिख सकता, क्योंकि बिंदु को दाईं तरफ लेके जाते हैं, यानी बिंदु को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, खिसकाते हैं। तो अपन जितने अंकों को खिसका रहे हैं, जितने अंकों को छोड़ रहे हैं पीछे, उतने अंकों को घात के रूप में लिखते हैं और उन पर जो चिन्ह लगता है वो उसकी दिशा पर निर्भर करता है। यदि दाईं तरफ जा रहे हैं तो माइनस लगेगा और यदि बाईं तरफ जा रहे हैं तो प्लस लगेगा। तो अपन अभी दाईं तरफ गए थे तो ये अपन ने यहाँ पर इसको दाईं तरफ 1 अंक को छोड़कर अपन ने लिखा। तो ये फॉर्मेट आ गया, बिल्कुल आया कि नहीं आया भाई? ये फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मेट आ गया तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया, है ना। अब इस तरीके में ये हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, या 8.95 जिसमें 10 की घात 3 है उसको किस में चेंज कर सकते हैं? 10 की घात 4 में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। तो 10 की घात 3 वाला जो संख्या थी वो ये थी, क्या थी? 8.95 गुणा 10 की घात 3। अब क्या हो, अगर मैं 10 की घात 3 को 10 की घात 4 में परिवर्तित करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 + 1 करना पड़ेगा। और 3 + 1 कब होगा? 10 की घात जब यहाँ पर 1 होगा तब ये दोनों बेस सेम पावर 8 करके जुड़ जाएंगे। कैसे? 8.95 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट आ जाएगा जब मेरे पास ये होगा। तो ये कब आएगा, ये कब ला सकते हैं? जब ये जो संख्या है मेरे पास, संख्या क्या थी? 8.95 गुणा 10 की घात 3। अब इसमें मैं ये जो पॉइंट है इसको मैं बाईं तरफ लेके जाऊँ, यानी लेफ्ट साइड में 1, क्योंकि 1 ही तो चाहिए मेरे को, यहाँ पर 1 ही तो चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ दशमलव बिंदु को लेफ्ट साइड में एक संख्या को रिप्लेस करूँगा, यानी 0.8 ऐसा कुछ करूँगा,
है ना, पॉइंट यहाँ लगा दूंगा, फिर 95 इस प्रकार से लिखकर 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 1 आ जाएगा। ये फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट को सॉल्व कर लेंगे तो 10 की घात 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये दो तरीके हो सकते हैं अपने पास। अब इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा सरल लगता है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सरल की कोई वो नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सब सरल हो जाएगा। तो आप बिना देखे ही कोई सा भी संख्या चुनकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने 10 की घात, ये वाला जो फॉर्मेट है दूसरा वाला है ना, ये दूसरे वाले को चेंज कर लिया 10 की घात 4 में। तो मेरे पास संख्या क्या थी, सवाल क्या था मेरे पास, 6.65 गुणा 10 की घात 4 प्लस था मेरे पास 8.95 गुणा 10 की घात 3। अब इस वाले को मैंने चेंज कर लिया किस में, 0.895 गुणा 10 की घात 4 प्लस में था 6.65 गुणा 10 की घात 4। अब अपन क्या करेंगे, इनको नॉर्मल प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेपरेटली लिख लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, सेपरेटली लिख लेंगे। कैसे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 10 की घात 4 कॉमन आ रहा है ना, ये तो आ रहा है 10 की घात 4 कॉमन आ रहा है, और अंदर लिख लेंगे अपन 6.65 प्लस 0.895। अब इसको आप प्लस कर सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7.545, इतना तो आता ही होगा आपको, गुणा 10 की घात 4। ये अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, घटाना है अगर इन दोनों को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसी का ही फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे अपन। बस ये था आज का कंसेप्ट। आज के कंसेप्ट में अपन ने क्या क्या सीखा, यहाँ पर एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने पहला जो बिंदु वैज्ञानिक संकेतन, इस विधि को समझा, वैज्ञानिक संकेतन विधि को समझा। वैज्ञानिक संकेतन विधि क्या होती है, जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है अपने पास, ये बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती है, बहुत छोटी संख्या और बहुत बड़ी संख्या, जब ऐसी संख्याओं को अपन को प्लस करना हो, क्या करना, प्लस करना हो, माइनस करना हो, गुणा करना हो या भाग करना हो, तब अपन थोड़ा जटिल हो जाता है अपने लिए काम। तो उस जटिलता को, उस हार्डनेस को ईजी बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि का निर्माण करा जिसे अपन वैज्ञानिक संकेतन विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक संकेतन विधि में क्या होता है, ऐसी जटिल संख्याओं को n गुणा 10 की घात n के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जहाँ पर n जो है वो डिजिट टर्मिनल होता है, डिजिट टर्म होता है, जिसका जो मान होता है वो 1.000 से लेकर 9.999 इसके बीच में होता है। इस फॉर्मेट में लिखना है, जो संख्या है उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है, ये समझा। फिर यहाँ पर जो n है, n क्या कहलाता है, चर घातांक कहलाता है, चर घातांक कहलाता है, चर घातांक कहलाता है, जिसका मान प्लस और माइनस में हो सकता है ना, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कब होगा, जब अपन बिंदु को बाईं और लेकर जाएं, जब अपन बिंदु को बाईं ओर लेकर जाएंगे, जब अपन बिंदु को बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस आता है। और जब माइनस कब आता है, जब बिंदु को दाईं तरफ लेके जाते हैं, जब बिंदु को दाईं ओर लेकर जाएं तो क्या आता है भाई अपने पास, माइनस आता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को यदि बिंदु को लेफ्ट में रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और राइट में रिप्लेस कर रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। ये बातें समझी, और गुणा कैसे करना है, भाग कैसे समझना है, वो सारी की सारी अपन ने बातें समझी। तो आज की वीडियो में इतना ही। दूसरा टॉपिक जो है इसका वो अपन अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।